नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम आपको असहयोग आंदोलन कंप्लीट करके देने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की। असहयोग आंदोलन पर रिलेटेड हमारे चैनल पर हमने 2-3 वीडियो नोट इससे रिलेटेड डाले हैं। यदि आपने वो नहीं भी देखे हैं तो भी आप इस वीडियो नोट को पूरा देख लीजिएगा, जिसमें हम पूरे इंटरेस्टिंग तरीके से क्या क्या इस मूवमेंट में हुआ और क्या इसके प्रति प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, वो सारी बातें इस वीडियो नोट में करने वाले हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो वीडियो नोट को पूरा देखिएगा, जाते वक्त लाइक और हर ग्रुप में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट, असहयोग आंदोलन। देखिए, 1 अगस्त 1920 का दिन था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत की मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन के समय 2 घटनाएं या फिर कह सकते हैं 2 घटनाएं एक साथ शुरू होने की हमारे सामने आई। वो दो घटनाएं कौन सी थी? एक तो आंदोलन की शुरुआत और दूसरा तिलक जी का निधन। ठीक है, तिलक जी का निधन और आंदोलन की शुरुआत, ये 2 घटनाएं आंदोलन के शुरू में हमें देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि आंदोलन तो शुरू ही था, तो आंदोलन के शुरुआत में हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि तिलक जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो तिलक जी के निधन पर क्या हुआ? उसके दुख में, उनके शोक में और आंदोलन की शुरुआत में ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। एक तो आंदोलन का शुरू होना और दूसरा तिलक जी का निधन। संपूर्ण देश में, पूरे देश में प्रदर्शन, हड़ताल, सभाएं, ये सब आयोजित होने लगी और फिर धीरे धीरे उपाधियां लौटाने का क्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे जो भी वकील थे, सरकारी इतनी ज़्यादा तनख्वाह पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से अपना पल्ला झाड़ लिया और अपने पैसों की आर्थिक दृष्टि की तरफ ना देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, सेवा करना छोड़ दिया, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन था। ठीक है, किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना था। तो देखिए, 2 घटनाएं शुरुआत में घटी, एक तिलक जी का निधन और दूसरा आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत में अपना एक पत्र लिखा था वाइसराय को। उन्होंने कहा था कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने का इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। अब यहाँ पर एक ये पत्र में जो ये संदेश भी था कि भाई, यदि कोई शासन है वो अपने सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है, कोई शासक है वो सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है, उसका प्रशासन नहीं कुशासन है, तो उस कुशासन में सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर आदमी को है। तो गांधी जी यही चाहते थे कि सभी व्यक्ति क्या करें? अहिंसा के मार्ग पर तो चलें, और दूसरा असहयोग मतलब सहयोग ना करें, इनका किसी भी तरीके से सहयोग ना करें। चलिए दूसरी चीज पे चलते हैं हम, ये है उपाधियां लौटाना। उपाधियां लौटाना मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, उसी तरीके से गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, जो कि इन्हें अंग्रेजी शासन के तहत मिली थी, अंग्रेजी सरकार के तहत मिली थी। तो अब देखिए, उपाधि लौटाना भी एक तरीके से उनके प्रति असंतोष जाहिर करना ही है। ठीक है, हमें आपके ये तमगे नहीं चाहिए, आप रखिए, हम अपने स्वराज के लिए लड़ना शुरू कर रहे हैं और हमने कर दिया है। तो ये बिल्कुल प्रश्न बनते हैं कि गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी या क्या संबंध, कौन सी उपाधि से संबंध था? तो केसर-ए-हिंद गांधी जी ने लौटाई थी, राय बहादुर जमनालाल बजाज जी ने लौटाई थी, और सर की उपाधि जो थी मैंने कल वीडियो नोट में बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि अपनी पहले ही लौटा दी थी। अब ये उपाधियां लौटाना शुरू कर दिया। फिर जितने भी न्यायालय थे, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, उनका बहिष्कार शुरू हो गया। तो देखिए, बहिष्कार करने की जब बात आई तो कहा गया कि जहां भी आप अंग्रेजों को सेवा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके प्रशासन में अगर बिल्कुल एक पानी की बूंद के जितना भी सहयोग दे रहे हैं, तो वहाँ से अपना हाथ हटा लीजिए, अंग्रेजी सरकार के तख्त हिल जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा का साथ लेते हुए हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हम जो सहयोग दे रहे हैं वो हम हटा लेंगे। तो हम कह सकते हैं भाई, जितने भी प्रकार के शिक्षण संस्थाएं थी या फिर न्यायालय थे, उनके अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे, उन्होंने बहिष्कार चालू किया, बहिष्कार लागू किया, आना जाना बंद किया, उनकी बातों को मानना बंद किया, प्रांतीय और केंद्रीय जो विधान परिषद के चुनाव थे उनका बहिष्कार कर दिया, और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थाएं
संस्थान स्थापित कर दिए, जिनमें क्या था, भारतीयकरण था। जिनमें क्या था, भारतीयकरण था। जिनमें हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी तब का ही है, बनारस विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सारे जितने भी संस्थाएं थी, ये फिर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए संस्थाएं स्थापित भी की। ठीक है। वकालत छोड़ी मतलब यहाँ पर न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। वकालत छोड़ी, तो देखिए वकालत छोड़ी, न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी और भी अन्य ऐसे अपनी लाखों रुपए की आमदनी, वार्षिक आय वाली नौकरियां छोड़कर वकालत इन्होंने छोड़ दी, वकीलाई छोड़ दी और आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि बहिष्कार का जो तरीका था वो हर क्षेत्र में अपनाया गया। बच्चों ने अपना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, पढ़ाने वालों ने अपना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, फैसलों में अपने भाग लेने वाले वकीलों ने अपने न्यायालय छोड़ दिए, और जो भी जिस भी प्रकार से सहायता दी जा रही थी अंग्रेजों को उनके काम आसान करने के लिए, उसमें अपने हाथ वापस खींचना शुरू कर दिया। ठीक है। जब हम उनके कुछ काम ही नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं मानेंगे, तो वो यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। ये अंग्रेजी शासन को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा हथियार महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था, जो कि पूरे देश में लगभग फैल गया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो बहिष्कार का स्रोत बना, वो बना विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी क्रांति कह सकते हैं हम इसको, क्रांति का एक तत्व कह सकते हैं। विदेशी कपड़े, जो भी जिस भी प्रकार के कपड़े आते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था, वहाँ से बना के आता था और फिर हमें ही बेचा जाता था। तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उनको बहिष्कार किया गया, उनको अपनाने से मना किया गया, और गांधी जी ने चरखा चलाया। अनेक लोगों ने उनके साथ चरखा चलाया, सूत काता, हाथ से बने हुए कपड़े घर घर प्रचलित हुए। कई लोगों ने तो कहा कि हम कपड़ों के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये जो जिस भी मतलब ये एक हिंट था कि आप जब कपड़ों का त्याग कर सकते हैं, तो जितनी भी सुविधाएं, जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अंग्रेजी सरकार जो आपको सिर्फ एक आर्थिक दृष्टि से मतलब स्थापित करने के लिए खुद को आपको वो प्रोडक्ट्स बेच रही है और खुद यहाँ से धन इकट्ठा करके विदेश ले जा रही है, तो आर्थिक नुकसान उनको देना है। किनको देना है? अंग्रेजों को। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी हमें वस्तु नहीं लेनी है। अब देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का मतलब है कि विदेशी सभी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। अब अंग्रेजी सरकार इतने नुकसान में डूब गई थी दोस्तों कि उस समय अंग्रेजी सरकार बिल्कुल विवश हो गई और ये भी कहने लगी कि शराब पीने के बहुत फ़ायदे हैं। मतलब शराब बेचेंगे, अब वो क्या बेचेंगे? शराब बेचेंगे। तो शराब पीने के बहुत फ़ायदे हैं, ऐसे वो अंग्रेजी सरकार गिनाने लगी। आम आदमी को वो चीज़ें समझाने लगे कि शराब पियो ताकि उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आमदनी होती रहे। देखिए कहाँ तक उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया था। आर्थिक नुकसान से वो बहुत ज़्यादा हिल चुके थे, तो मजबूर होकर उन्होंने ये भी कदम उठाया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार, वकालत छोड़ दी, न्यायालयों का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार, सभी तरीके से हाथ खींचना शुरू कर दिया। आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि असहयोग का मतलब ही ये था कि प्रत्येक व्यक्ति इनकार करेगा अंग्रेजी सरकार में सहयोग देने से। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1920 में ये आंदोलन शुरू हो गया, धीरे धीरे चिंगारी बढ़ती हुई पूरे देश में पहुंच गई। तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, तो तिलक जी के लिए इन्होंने एक तिलक राज फंड स्थापित किया, जिसमें इन्होंने अपने देश के मेहनतकश लोगों से पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। आपको मैं बता दूं लगभग 1 करोड़ से अधिक राशि इनके पास एकत्रित हो गई। किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए आपको सभी तरीके से समृद्ध होना पड़ता है। हालांकि आप कोई बम गोले नहीं बरसा रहे, फिर भी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप यदि कह रहे हम शिक्षण संस्थाएं स्थापित करेंगे, तो आप अपने देश के शिक्षकों को कम से कम सैलरी तो दे पाएँ। ठीक है, कम से कम उनकी ये सहायता तो कर पाएँ। नहीं तो भूखा आदमी मरेगा तो वो कहीं ना कहीं तो सेवा देने जाएगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। तो ये सब करने के लिए एक तिलक राज फंड बनाया गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठी भी हो गई। कांग्रेस का भी कुनबा बढ़ता जा रहा था। कार्य समिति गाँव कस्बों में फैल गई। 40 से 42 लाख लोग व्यक्ति कांग्रेस में स्वयं सेवक बनकर आए। मतलब कोई किसी प्रकार की लोभ लालच की आवश्यकता नहीं, वो खुद काम करेंगे, एक वॉलेंटियर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? वॉलेंटियर की तरह काम करेंगे। तो अब तक जो मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तिलक राज फंड स्थापित किया था, 1 करोड़ से लगभग राशि। देखो इतनी बड़ी राशि उस समय पे इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो देश में वो भावना चल पड़ी थी, आप समझ सकते हैं। जब भी विपदा आती है,
जब भी क्राइसिस होता है, तो किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो देश का हर एक व्यक्ति देश के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। वो भावना आज भी है, ठीक है, और वो पहले भी थी, बस जगाने की ज़रूरत था। फिर इसी दौरान क्या हुआ, पता लगा कि भाई प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं अपने भारत में घूमने, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, उनके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब आ रहे हैं तो आंदोलनकारियों को, शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को पता लग गया कि भाई प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अंग्रेज़ दिखाएंगे उनको सब अच्छा अच्छा, और हमें उनके आगे क्या करना है, अपने हड़ताल प्रदर्शन करना है। तो जहाँ जहाँ पर 1921 की बात है, 1921 में यात्रा थी उनकी भारत, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति का इस यात्रा से क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, और जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए। मतलब जहाँ जहाँ प्रिंस जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे हड़ताल हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं शांतिपूर्वक। तो अब देखिए 17 दिसंबर 1921 की बात है, उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी प्रिंस ऑफ वेल्स की। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन से ही वहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, उनके सामने धरने प्रदर्शन होने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स को जो अंग्रेज़ छुपाना चाह रहे थे कि हमने भारत में सही तरीके से संभाल रखा है, वो उनको इन आंदोलनकारियों को दिखाना था, और वो दिखाने में क्या हुए, कामयाब भी हुए। ठीक है, अब देखो इस समय जब प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए जब वो आंदोलन कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे, उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर अंग्रेजी शासन थोड़ा सा क्रूर हो गया। असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज हर तरीके से प्रयास करने लगे, मतलब पीटने, मारने, कूटने, उठा के जेल में डालने को भी तैयार हो गए। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो आंदोलन के लिए वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर मारपीट, गिरफ्तारी की कार्रवाई कर देते थे। स्वयंसेवक जो कार्य कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लेते थे। शांतिपूर्वक यदि कोई सत्याग्रही अपना आंदोलन कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लेते थे। तो सरकार के अत्याचार हुए, इसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका नहीं। लगभग मैं बता रहा हूँ कि हजारों की संख्या में व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, हजारों की संख्या में गिरफ्तार हुए थे। कई जगह शांतिपूर्ण ढंग से सभा का संचालन किया गया था, और लोगों की जानें भी गई थी, अंग्रेज़ों ने गोलियां भी चलवाई थी। तो ऐसा हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। ठीक है, अब देखिए इन अत्याचारों को देखते हुए क्या हुआ, जब क्षेत्रीय लोगों में ये बात पहुंची, तो वहाँ पर लगा अत्याचार तो हमारे ऊपर भी हो रहा है। तो क्षेत्रीय आंदोलन उभर कर सामने आने लगे। देखो, जब क्षेत्रीय आंदोलन उभर कर सामने आने लगे तो अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली थी। आप सोच सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में जब उनके प्रति विरोध के स्वर उठने लगेंगे तो उनकी हालत क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। क्षेत्रीय आंदोलनों में कुछ आंदोलन मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है, जैसे असम का चाय बागान मजदूर आंदोलन, अकाली संघर्ष पंजाब का, और किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन राजस्थान के। ये आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष के आंदोलन है। अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध ये आंदोलन संघर्ष शुरू हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये असहयोग आंदोलन ना बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। हर एक व्यक्ति इससे जुड़ता भी जा रहा था और अहिंसक तरीके से चल रहा था। किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं की जा रही थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, इसकी बात हमने कल वीडियो नोट में भी की थी, क्योंकि यदि अभी हम पूरा ऑल ओवर व्यू देख रहे हैं असहयोग आंदोलन का, तो हमें इसकी बात करना जरूरी है। चोरी चोरा कांड हो गया, आंदोलन की स्थगन की घोषणा कर दी गई महात्मा गांधी जी द्वारा, और 1922 में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया 6 वर्ष के लिए, लेकिन बीमार हो गए स्वास्थ्य कारणों से। 1924 में इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है, देश में, संपूर्ण देश में, पूरे देश में जब आंदोलन बिल्कुल तीव्र संघर्ष की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर बारदोली उपखंड था, वहाँ पर कर नहीं देने की बात की गई थी। तो कर नहीं देने की बात की गई थी बिल्कुल। तो चोरी चोरा नामक स्थान पर सत्याग्रही, जुलूस और स्थानीय पुलिस आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। भीड़ उत्तेजित थी, 22 पुलिसकर्मी थाने में थे, उनको जलाकर मार दिया गया। गांधी जी को ये धक्का लगा, वो तो चाह रहे थे मैं किसी भी एक भी व्यक्ति के मेरे हाथों से या मेरा कोई भी अनुयायी हत्या नहीं करेगा, ये तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की, वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब देखिए इस घोषणा के ऊपर जब चोरी चोरा कांड के बाद में गांधी जी क्षुब्ध हुए, गांधी जी को धक्का लगा, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जब बात कही, तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी का भी विरोध नहीं हुआ। उनके साथ में मोतीलाल जी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो भी व्यक्ति लगे हुए थे अपने तन मन धन से, वो बिल्कुल खुश नहीं थे गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से। तो कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन्हें हम
आगे मैंने आपके लिए कुछ 3-4 उसमें लिख दिया है, उसको हम एक एक करके आपको बताते हैं और चलते हैं, और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, और अब तक जो आपको बताया है ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो गांधी जी का जो साथ दे रहे थे उनको लग रहा था कि हम कामयाब होने वाले हैं, लेकिन गांधी जी का जो अचानक कदम पीछे खींचना, कदम पीछे हटाना, ये उनको रास नहीं आया। उनको लगा कि ये तो बहुत ही गलत किया है, हम अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए लगे हुए हैं, और गांधी जी ने एक ऑर्डर से इस आंदोलन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब जब गांधी जी ने ये आंदोलन बंद किया तो बहुत सारे तर्क सामने आने लगे, आलोचनाएं होने लगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई गांधी जी ने लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डरकर ये आंदोलन वापस लिया। वो ये कहते थे कि जो ये कार्रवाई कर रहे हैं लोग, यदि ये सफल हो भी जाते हैं, ठीक है, तो इनको फिर कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि भाई ये ताकतवर संख्या में उभर कर सामने आ जाएंगे। अगर ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर इनको कंट्रोल कौन करेगा। ठीक, और दूसरी बात, जो ये अहिंसा का मार्ग जो इन्होंने छोड़ दिया था उसके लिए भी, तो गांधी जी का जो आंदोलन वापस लिया, गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी का जमींदार और पूंजीपतियों की रक्षा का तर्क भी बिल्कुल नकार दिया गया। ठीक है, कांग्रेस का कोई छिपा या कोई भी ऐसा मंतव्य नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। करने देने का जो फैसला था असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था, लेकिन जब आंदोलन वापस हुआ तो वहाँ पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, तो आलोचनाओं का सामना इनको करना पड़ा, इनको, गांधी जी को। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि ये एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला ऐसा जन आंदोलन था जिसमें एक एक व्यक्ति भाग ले रहा था, हर एक व्यक्ति भाग ले रहा था, साहस से भाग ले रहा था, उत्साह से भाग ले रहा था, अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन से भारतीय राजनीति में, भारतीय जीवन में जो गांधी युग जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, गांधी युग की, उसका जो प्रारंभ हुआ वो असहयोग आंदोलन से ही माना जाता है। कांग्रेस की नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस ने अब सुधारों के लिए भीख मांगना बंद कर दिया था, बल्कि अहिंसात्मक विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था ये कहीं ना कहीं इसने एक नींव का काम तो किया, लेकिन ये वापस लेने का फैसला था, ये बहुत लोगों को रास नहीं आया। और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। अब तक बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाया। ये कूपलैंड के विचार थे गांधी जी के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये आंदोलन जब वापस लिया गया तो किसने क्या कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ये हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, वीडियो नोट आपको पसंद आ रहा होगा, आई होप आपको, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीज़ें सरल करके आपको समझाने की। 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, कोई 1 आधे घंटे का नहीं होता है, तो कोशिश तो यही रहती है कम समय में आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल हम दे सकें। तो देखिए फिर आंदोलन स्थगन के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आई। ठीक उस समय जब जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटाने का आदेश देना राष्ट्र के लिए किसी दुर्भाग्य से कम ना था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस की नाराज़गी यहाँ पे जाहिर हो रही है कि बिल्कुल चरम पर थे हम जीतने ही वाले थे, लेकिन जनता का उत्साह भी बिल्कुल चरम पर था, वो सब कुछ सहन कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ से वापस लौटने का जो गांधी जी का आदेश था वो राष्ट्र हित के लिए तो ठीक नहीं था, वो राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं था। जिस राष्ट्रीयता की भावना हम लेकर चल रहे थे उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आलोचना के तौर पे, नाराज़गी के तौर पे उन्होंने कहा। दूसरा देखिए, यदि कन्याकुमारी का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं कर पाता तो इसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों। मोतीलाल नेहरू जी ने भी विरोध किया। अब देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी दक्षिण में हो गया, हिमालय भारत के उत्तर में हो गया। यदि कन्याकुमारी में कोई घटना होती है तो उसको वहीं तक सीमित रखिए, आप उसको उत्तर की घटना से जोड़ देंगे, उत्तर में ले जाके उसका प्रभाव दिखाएंगे। तो पूरे भारत में असहयोग आंदोलन था, चोरी चोरा की घटना होने से पूरे भारत में ही आपने ये आदेश जारी कर दिया कि हम आंदोलन का स्थगन कर देते हैं। तो ये मोतीलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पे नाराज़गी व्यक्त की कि भाई यदि कोई कन्याकुमारी का गांव अहिंसा का पालन नहीं कर पाता तो कन्याकुमारी के गांव के उस गांव को हम ठीक तरीके से सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन आपने तो क्या किया, हिमालय के किसी गांव को सजा दे दी, उन्हें कहा कि आप थोड़े दिन और अब कैद में रहो, असहयोग आंदोलन छोड़ दो, बंद कर दो, स्थगित कर दिया गया। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा। ठीक है, इन लाइनों को ध्यान में रखिएगा।
असहयोग आंदोलन बहुत सफल नहीं हुआ था, वह समाप्ति की ओर ही था। अब देखो अंग्रेजों के भी मुंह चलने लग गए थे। अतः गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर वास्तविकता का परिचय दिया। जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो जूडिथ ब्राउन ने इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन ज़्यादा कुछ सफल तो हुआ नहीं था, बल्कि ये तो इनका डर है, वो तो सफल हो रहा था। असहयोग आंदोलन ज़्यादा कुछ सफल नहीं हुआ था, वह समाप्ति की ओर ही था, मतलब ख़त्म ही होने वाला था। ये तो गांधी जी ने ठीक किया कि आंदोलन को वापस ले लिया, नहीं तो ये आंदोलन वैसे भी सफल नहीं होने वाला था। ये जूडिथ ब्राउन ने कहा। कब कहा? जब आंदोलन वापस ले लिया गया। पहले कहते ठीक है, आंदोलन वापस ले लिया गया तो कहते। अब गांधी जी के बारे में इसका क्या कहना था वो भी हमें जानना चाहिए, उनका पक्ष भी हमें देखना चाहिए। यदि बारदोली का अहिंसात्मक आंदोलन सफल हो जाए, वह भारत सरकार इसके सम्मुख शस्त्र भी डाल दे, तो इन अनियंत्रित तत्वों को कौन नियंत्रण में रखेगा, ये गांधी जी ने कहा था। इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित किया था। अब देखिए, जो लोग नियंत्रित नहीं हैं, जो भीड़ बनकर सामने आ गए, उनको नियंत्रित कौन करेगा? अहिंसा उनके लिए परम आवश्यक विश्वास है। मैं हर प्रकार के अपमान, हर प्रकार की यातना और बहिष्कार, यहाँ तक कि मृत्यु को भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। ये गांधी जी ने स्पष्ट कह रखा था। तो इसलिए ये अपने बातों पे कायम थे और उन्होंने अपना ये वापस ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया। तो भाई उस समय गांधी जी को जोड़ दिया गया इस चोरी चोरा घटना से, और आंदोलन को कुचलने के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 6 वर्ष के लिए। लेकिन 1924 में इन्हें छोड़ दिया गया स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से। तो ये देखो, ये कुछ बातें थी इस असहयोग आंदोलन से संबंधित जो हमें आपको बतानी थी और आपको हमने बताई भी है। तो इसका शीर्षक, मतलब इसका सारांश क्या निकला? यही निकला कि असहयोग आंदोलन जो था पूर्ण तरीके से ऐसे तो था नहीं भाई, ये इसमें सारी ही विशेषताएं थी, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश भर में ये जनमानस का जो संघर्ष था, ये पहला आंदोलन था, ये हम कह सकते हैं, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आने वाले वर्षों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। हर आंदोलन ने यही किया है, अपने आने वालों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, ये जो आंदोलन था अन्यायपूर्ण और अवांछित विधेयकों को रोक पाने में असमर्थ रहा था, ये हम कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार का निरंकुश रवैया इस दृष्टिकोण से कायम रहा था, उसे नहीं तोड़ पाए थे। आंदोलन का अचानक वापस लेना तो बिल्कुल निराशाजनक हुआ और गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आई, ये हम कह सकते हैं। उनके प्रति जनता ने जो प्रतिक्रियाएं दी, उनके साथ जो लग रहे थे उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दी, वो भी हमने पढ़ी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन पर कुछ मोस्ट फैक्ट जहाँ पर मुझे लाइट डालनी चाहिए थी, मैंने डाली है। आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छा लगा होगा। अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो नोट में हम समझेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिल्कुल विस्तार पूर्वक, फिर हम समझेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को, और फिर भारत को आज़ादी दिला के चलेंगे हमारे संविधान की तरफ। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।